सो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना नेक्स्ट क्लास। अपने रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले क्या पढ़े थे, एक बार रिकैप्चुलेशन करते हैं। सेक्शन नंबर 6 पढ़े थे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, any of the two basic conditions if you fulfill, you become a resident of India. Stay in India for 182 days or more, or stay in India for 60 days or more in the current previous year and has been in India for 365 days और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 जो है वो कौन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता? सर, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो या एक क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन सिटीजन हो तो आपके केस में सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। इंडियन सिटीजन कौन? जो इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, देन इन दैट केस आपके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता, फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? इन दैट केस अगर आप क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप हो तो आप रूल 126 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो। जो पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, from the date of joining the ship till the date you left the ship or sign off the ship as per the continuous discharge certificate, तो वो जो डेट में जो सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा डेट्स, दैट विल बी इंटायरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, और हेंस जो नेट रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आप कंडीशन 1 अप्लाई करोगे और कंडीशन 1 के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अब अपने स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली सर सेकेंड कौन सा केस है जहां पे आपका कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस पर्टिकुलर प्रोविजन में गाइस अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2020 में। ठीक है, तो अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2020 में। सो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा एग्जैक्टली ये है क्या। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो सेकेंड कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब यहां पे एक नया पर्सन को डाल दिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी इंडियन सिटीजन हो या कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है। देखिए ये इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो खुद तो सिटीजन नहीं है इंडिया का, बट उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब क्या बताइए? तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में, क्या बोला मैंने एक बार सुन लीजिए खाली, अनडिवाइडेड इंडिया में दे वर बॉर्न, देन इवन ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हस्बैंड वाइफ शिफ्ट हो गए इंडिया के बाहर, बच्चे का जन्म हुआ इंडिया के बाहर, बट वो हस्बैंड या वो हस्बैंड के पिताजी, मतलब वो बच्चे के दादाजी हो गए, वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, वो भी कौन सा इंडिया में? अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इन दैट केस वो बच्चा भी क्या हो गया गाइस? ऑल्दो वो इंडियन सिटीजन नहीं है, बट वो एक हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो क्या हो गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये वाला जो सेकेंड केस है ना, ये ध्यान से आप सुनना है। पहला केस था कि अब अगर इंडिया छोड़कर जा रहे हो तब आपके लिए सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला केस है अगर आप इंडिया में आ रहे हो मतलब विजिट के लिए आ रहे हो। ध्यान से सुनना, किसके लिए आ रहे हो? विजिट के लिए आ रहे हो। इफ यू हैव कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, इन दैट केस आपके ऊपर सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ यू हैव कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, इन दैट केस आपके ऊपर सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो या फिर आप किसी इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, right, who comes on a visit to India, यहां पे लिखना है who was in an employment or a business or profession or in any other vocation। बेसिकली अगर कोई इंडियन सिटीजन है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट में, कोई बिजनेस में, कोई प्रोफेशन में था और वो इंडिया आया विजिट के लिए, क्या आया? विजिट के लिए अगर वो इंडिया में आया, सो इन दिस केस ऑल्सो कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, कंडीशन 1 ही एप्लीकेबल होगा, कंडीशन 1 ही एप्लीकेबल होगा। अब कंडीशन 1 क्या बोलते हैं गाइस बताइए? तो कंडीशन 1 ये बोलता है कि 182 डेज और मोर अगर रह गए तो आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे। अगर आप 182 डेज और मोर नहीं रहे तो आप रेसिडेंट नहीं माने जाओगे।
बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक अमेंडमेंट है, थोड़ा ट्रिकी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट आपको डिस्कस कराना बहुत जरूरी है वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो इंडिया आता है विजिट करने के लिए, मतलब सर जो इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए या क्रू मेंबर के तौर पर, या फिर इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है, लेकिन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है, जो विजिट करने के लिए आ रहा है। अगर वो विजिट कर रहा है इंडिया में तो उसके लिए सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं, मतलब मान लीजिए इस साल विजिट किया, 60 डेज के लिए विजिट किया और प्रीसीडिंग 4 ईयर में अगर वो 365 इंडिया में रह गया तो सेकंड कंडीशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए एप्लीकेबल क्या होगा? उसके लिए एप्लीकेबल फर्स्ट कंडीशन ही होगा। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो देखो एक डायग्राम बनाया गया है, इंडिया लीव कर रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, या फिर इंडिया आ रहा है फॉर अ विजिट। इस केस में इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों के लिए रेलिवेंट है, लेकिन जब इंडिया छोड़कर जा रहा है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। आई मीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर जाए तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों लगेगा, लेकिन सिटीजन अगर है तो इंडियन सिटीजन दोनों के केस में कॉमन है, लेकिन जब विजिट कर रहा है तो यहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी अगर विजिट करेगा ना तो भी आपके केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, who was in an employment or a business or profession any other vocation, जो भी वो आउटसाइड इंडिया कुछ बिजनेस या पर्पस या किसी एम्प्लॉयमेंट में था, अब वो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे तो उसके ऊपर आप सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। अब गाइस इसी पर्टिकुलर प्रोविजन में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और हाथ का सिग्नल बना दीजिए। जहां जहां हाथ का सिग्नल होगा वो सब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट है। जो भी अमेंडमेंट होता है ना, मतलब जैसे फाइनेंस एक्ट 20 का हो या 21 का हो, मैं आपको लेटेस्ट में मैं आपको बता के चलूंगा। देखिए जो स्टूडेंट्स नवंबर 21 मई 21 के लिए दे रहे तो उनके लिए तो फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है, बट जो स्टूडेंट्स मई 22 और नवंबर 22 में एग्जाम दे रहे हो तो उनके लिए फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल होगा। तो वो भी इसी तरीके से बॉक्स में हाईलाइटेड होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ा ईजी कर दूंगा कि एटलीस्ट आप जो बॉक्सेस में है वो आप समझ पाओगे कि वो अमेंडमेंट है। तो गैर गाइज ये मेरे को अभी आपको नहीं बताना है, ये वाला जो अमेंडमेंट है अभी मैं ये अमेंडमेंट आपको नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ चेंज क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप इतना समझ गए कि इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है या इंडियन सिटीजन इंडिया आ रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कंडीशन नंबर 2, ये आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आ रहा है तो उसके लिए भी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस केस में कंडीशन 1 लग जाएगा 182 डेज वाला, कंडीशन 1 लग जाएगा 182 डेज वाला, ठीक है। तो वी विल डू दिस बट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड देख लेते हैं। देखिए, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India, अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, मतलब जब इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस जो था, अगर वो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर बॉर्न हुए थे, मतलब वो बेसिकली ऐसे फैमिली से जो कहीं ना कहीं इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो ओरिजिन हो गए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कंडीशन 2 शुड नॉट बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन 2 नॉट एप्लीकेबल हुआ था इंडियन सिटीजन के लिए जो इंडिया छोड़कर जा रहा है, उस केस में पीआईओ नहीं था। याद है आपको? पीआईओ खाली हम लोग ने यहां बात की है, यहां पे कोई पीआईओ का मेंशन नहीं है। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहां खाली इंडियन सिटीजन का मेंशन है। तो कंडीशन नंबर 2 जो होगा ना वो इग्नोर मत करना, मतलब वो एप्लीकेबल करना। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया छोड़कर जा रहा है तो कंडीशन नंबर 2 भी लगेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है सर। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 चेंज किया था। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा, उससे आपको अमेंडमेंट भी समझ में आ जाएगा और मैं आपको अमेंडेड प्रोविजन भी बता दूंगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। होता क्या था,
अगर कोई इंडियन सिटीजन है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अगर इंडिया विजिट करने के लिए आता था तो उसके लिए हम सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करते थे, ये ऐसा मैंने आपको बताया. So if that second condition is not applicable in his case, person of Indian origin, Indian citizen, India arrives, second condition is not applicable in that case. उसके लिए खाली condition 1 लगता था, that is 182 और more. यानी सर उसके लिए प्लानिंग करना बहुत इजी हो जाता था कि वो इंडिया में आकर भी अच्छा नंबर ऑफ डेज स्पेंड करके भी वो कंडीशन 2 तो उस पर लगता नहीं था, कंडीशन 1 पे फॉल करता था, और कंडीशन 1 में फॉल करता था तो कंडीशन 1 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेज है, दैट इज 182 डेज और मोर, मतलब रफली 50%. तो वो अपना टैक्स एक्टिविटी, वो अपना एक्टिविटीज़ को इस तरीके से प्लान करता था कि वो थोड़ा सा नंबर ऑफ डेज ज़्यादा भी रहता था, कंडीशन 1 जितना नहीं रहता था, बट इसके वजह से वो इनकम जो कमाता था ना वो थोड़ा और कमाता था. इन द सेंस बेसिकली ही यूज्ड टू plan his tax manner activities in such a manner that he used to spend more number of days in India and so that he can earn income. So in that case ये गवर्नमेंट को लगा कि ये कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है 182 डेज वाले प्रोविजन का, तो चलो एक काम किया जाए, टैक्स लॉ को अमेंड किया जाए कि अगर मैंने बोला कि इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मेरा बात ध्यान से सुनना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो, और इन दैट केस आपके ऊपर अगर कंडीशन 2 नहीं लग रहा है, समझ गए, नहीं लग रहा है, तो आपके ऊपर कंडीशन 1 लगेगा. आपके ऊपर क्या लगेगा? कंडीशन 1 लगेगा. तो कंडीशन 1 तो हम लोग ने क्या पढ़ा? 182 डेज और मोर. लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कंडीशन इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड कंडीशन 1. क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड कंडीशन 1. मॉडिफाइड कंडीशन 1 यानी इसमें बोला गया, मेरा बात पहले सुन लीजिए फिर अपने डिटेल में बहुत बार डिस्कस करेंगे. यहां बोले गए गाइस, फाइनेंस एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन वेयर दे मेंशन्ड कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया आए हो और आप इंडिया से आपकी टोटल इनकम, इंडिया से मतलब इंडियन सोर्स्ड इनकम, इंडियन सोर्स्ड इनकम मतलब जो इनकम इंडिया में ओरिजिन हुआ था या जो इनकम इंडिया में एक्रू हुआ था, एक्रू मतलब दैट एक्टिविटी और दैट ओरिजिनेशन केम फ्रॉम इंडिया और यू रिसीव्ड इन इंडिया. इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आप लोग. तो जो एक्टिविटी या जो इनकम आपने इंडिया से कमाया था, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो इंडिया आया था और जो इंडिया से इनकम जो कमाया था दैट एक्सीडेड 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग दैट ईयर, मतलब सर उस साल मेरी आमदनी इंडिया से टोटल 15 लाख रुपए से ज्यादा था. कितना लाख रुपए से ज्यादा? 15 लाख रुपए से ज्यादा था. तो मैं आपके लिए बता देता हूं, आपके ऊपर मॉडिफाइड कंडीशन 1 लगेगा. मतलब सर कंडीशन 1 नहीं लगेगा, नहीं, मॉडिफाइड कंडीशन 1. अब ये मॉडिफाइड कंडीशन 1 क्या है? सर कंडीशन 1 बोलता था कि 182 डेज और मोर अगर आप रहते हो तो आप रेसिडेंट कहलाए जाओगे इंडिया के. लेकिन मॉडिफाइड कंडीशन 1 कुछ नहीं है, खाली उस 182 को 120 कर देगा, उस 182 को 120 कर देगा. मतलब सर क्या समझ में आया कि सर अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, इंडिया आया, विजिट किया, तो कंडीशन 2 तो नहीं लग रहा है, कंडीशन 1 लग रहा है, और उस केस में कंडीशन 1 182 डेज और मोर है. लेकिन अगर मैं इंडियन ओरिजिन हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, इंडियन सिटीजन हूं, इंडिया आया विजिट करने के लिए, और अगर मेरी इंडियन सोर्स्ड इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, आई रिपीट 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट केस मैं इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाऊंगा अगर मैं इंडिया में उस साल 120 डेज और मोर रहा हूं. इफ आई हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर in that financial year I will be considered to be a resident in India. मतलब बात बड़ी सिंपल है गाइस. अगर 15 लाख रुपए से कम की इंडियन सोर्स्ड इनकम है तब तो 182 डेज आएगा, लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा का इंडियन सोर्स्ड इनकम है तब 120 डेज आ जाएगा. बस और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है. अगर 15 लाख से कम का इंडियन सोर्स्ड इनकम है तो 182 डेज में ही मानेंगे, लेकिन अगर 15 लाख से कम का, 15 लाख से ज्यादा है क्या, तो 120 डेज मानेंगे. मतलब दैट पीरियड विल बी रिड्यूस्ड टू 120 डेज. मतलब बहुत जल्दी, अब 120 क्रॉस करते ही
मतलब 120 है तो अब इंडिया के क्या मान लिए जाएंगे, रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से आपको समझना है। इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा, आप क्लियरली समझ जाओगे उसको। इज इट क्लियर गाइस? ओके। तो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया रिड्यूस्ड टू 120 डेज और मोर फॉर इंडियन सिटीजन, मतलब रिड्यूस्ड, अब यहां लिख सकते हो फ्रॉम 182 से इसको 120 डेज रिड्यूस किया गया फॉर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट। ये ध्यान देने लायक है गैस, ये ध्यान देने लायक है। मजे की बात यह है कि ये वाली जो प्रोविजन है ये खाली, आप प्लीज इसको भी कर देना, ये बी के लिए ही होगा, ये बी के लिए ही होगा। मतलब जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए तो 182 है, बट जो इंडिया लौट रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनके लिए प्रोविजन क्या है, 120 डेज है। तो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया रिड्यूस टू 120 डेज और मोर फॉर इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड हुज इंडियन सोर्स्ड इनकम एक्सीड्स ₹15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये हुआ इंसर्ट वाइड फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन डिटेल में करते हैं। अब ये प्रोविजन डिटेल में करते हैं। अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो इंडिया के बाहर रहता है, ऑब्वियसली जो इंडिया के बाहर रहता है, एक इंडिया का सिटीजन या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो इंडिया के बाहर रहता है, और उसका टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। गाइस ऐसे ड्राफ्टेड है, देखिए देखिए लॉ मेकर का यही तो मजे की बात है कि मतलब सीधी तरीके से बात नहीं बोली गई। आपको क्या बोला गया, देखिए कि जो इंडियन सिटीजन है या जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है उसका पूरी इनकम देख लीजिए। लेकिन यार पूरी इनकम कैसे देख सकते हैं, वो तो इंडिया के बाहर रहते हैं, मतलब वो इनकम इंडिया के बाहर भी कमा रहा होगा। हमें वो जानना है कि जो इनकम इंडिया से कमाया है। तो देखो क्या किया, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब जो आप फॉरेन सोर्स्ड इनकम कमाए हो, बेसिकली एफएसआई। एफएसआई मतलब फॉरेन सोर्स्ड इनकम, और इंडियन सोर्स्ड इनकम मतलब आईएसआई। ठीक है, तो इंडियन सोर्स्ड इनकम, तो यार बात तो एक ही है, टोटल इनकम में मैंने फॉरेन सोर्स्ड इनकम को हटा दिया, मतलब जो इनकम फॉरेन सोर्सेस से है उसको हटा के अगर आपका टोटल इनकम 15 लाख रुपीस से एक्सीड कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस साल अगर 15 लाख रुपीस से एक्सीड कर रहा है एंड वो विजिट करने के लिए आया इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, ही शैल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर इफ he has stayed for 120 days or more। पहले ये 182 था, अब इसको क्या किया गया, 120 डेज किया गया। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल है, बस 15 lakhs का फिगर आपको याद रखना है। अब ये क्या है सर, ये हमें बताइए सर, ये क्या है सर, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। अरे बात समझ में आ गई, फॉरेन सोर्स मतलब जो इनकम आप फॉरेन में कमाए, जो इनकम आप फॉरेन में कमाए। लेकिन यहां पे भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है, यहां पे भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है फॉरेन सोर्स इनकम में। मैं एक बार आपको करा देता हूं, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल, आगे जाके सब कनेक्ट होगा, अभी बस एक बार समझ के रखिए। सर फॉरेन सोर्स इनकम मतलब क्या, क्योंकि ये वाला इनकम नॉट इंक्लूडेड इन 15 lakhs लिमिट, लिखते रहना इसको, नॉट इंक्लूडेड इन 15 lakhs, क्योंकि 15 लाख जो आप निकालोगे लिमिट, उसमें फॉरेन सोर्स नहीं इंक्लूड करोगे, बिकॉज यहां क्लियरली बोला है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस। तो आपको खाली इंडियन सोर्सेस को जोड़ना है, चेक करना है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा हो रहा है तब तो 120 करना, वरना नहीं करना। तो इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम विच एक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। बहुत ध्यान से, जो इनकम मेरी एक्रू हो रही है या मेरी अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, एक्रू मतलब सर राइट टू रिसीव, क्या बोला, राइट मतलब आप बुक कर ली, बेसिक वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो एक्रू आपकी इंडिया के बाहर हो रही है या जो अराइज इंडिया के बाहर हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सोर्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। लेकिन मेरा बात सुनिएगा, इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर बिजनेस मैं इंडिया के बाहर किया, द बिजनेस एक्टिविटी अंडरटुक आउटसाइड इंडिया, तो ये तो एक्चुअल में इनकम देखा जाए तो इंडिया के बाहर अक्रू हो रहा है, लेकिन दिस बिजनेस
was controlled, this business was controlled in India. मतलब इसका जो कंट्रोलिंग पावर था वो इंडिया से हो रहा था, यानी वो बिजनेस था इंडिया के बाहर पर उसका कंट्रोलिंग पावर इंडिया में था. मतलब हो सकता है कोई सब्सिडरी कंपनी इंडिया के बाहर हो, राइट, उसकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो इंडिया में हो, तो उसका जो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया के बाहर हो रहा है सब्सिडरी कंपनी का, बट कंट्रोलिंग कहां से है, इंडिया से, तो वो इनकम को आप इस फॉरेन सोर्स में एक्सक्लूड, आई मीन उस फॉरेन सोर्स में नहीं इंक्लूड करेंगे. देखिए बहुत ध्यान से, उस फॉरेन सोर्स में नहीं इंक्लूड करेंगे. मतलब सिंपल सा फंड है सर, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा वो. तो अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा, इसका मतलब वो 15 लाख का लिमिट में इंक्लूड होगा. अगर कोई बिजनेस इनकम इंडिया के बाहर हो रहा है और वो बिजनेस मैं इंडिया से कंट्रोल कर रहा हूं, तो वो इनकम जो आएगा मेरे हाथ में वो मेरा इंडियन सोर्स इनकम माना जाएगा और वो मेरे 15 लाख के लिमिट में भी जाएगा. या फिर अगर प्रोफेशन के बारे में बात करें तो वो बिजनेस जो प्रोफेशन से मैं इनकम कमा रहा हूं, जो इंडिया के बाहर एक्रू हो रहा है, अगर वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हुआ था तो वो प्रोफेशन से जो इनकम आ रहा है वो भी मेरा फॉरेन सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा. इसका क्लैरिटी आपको आगे मिलने वाला है. बस आप इतना समझो कि प्रोफेशन और बिजनेस के केस में अगर इनकम इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन सोर्स्ड इनकम एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन 15 lakhs लिमिट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी इंडियन सोर्स्ड इनकम. यही चीज पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है. इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया हैविंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. मतलब वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप था और बिजनेस के केस में कंट्रोल हो रहा था इंडिया से, और वो इनकम इंडिया के बाहर हो रहा था. इट विल बी स्टिल इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग दिस 15 लाख का लिमिट, 120 days और मोर. समझ गए क्या आप? 15 लाख की लिमिट को कंप्यूट करने के लिए ये इनकम को भी जोड़ना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये फॉरेन सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा. तो बेसिकली फॉरेन सोर्स इनकम को इन्होंने यहां पे ऐसे क्लासिफाई किया कि जो भी इनकम इंडिया के बाहर आप कमा रहे हो, लेकिन वो इनकम जो बिजनेस या प्रोफेशन से कमा रहे हो बट वो कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है, वो फॉरेन सोर्स में नहीं माना जाएगा, वो आपका इंडियन सोर्स में ही माना जाएगा. सो गाइस, I hope you understood the entire concept of my second condition वाला. ये भी आप समझ गए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए गाइस, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 सिंपल टॉपिक. उसी को मैं एक बार समझाने के लिए एक डायग्राम आपके लिए बनाकर दे रहा हूं. ठीक है, पहले देखेंगे डायग्राम, बनाएंगे नहीं. ओके, लिसन टू मी फर्स्ट. इंडियन सिटीजन या PIO विजिटिंग इंडिया. ठीक है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस exceed rupees 15 lakhs. Modified condition 1 is applicable. One 20 days or more, प्लीज इसको अब आप कॉपी करिएगा. हाँ, 120 days or more stayed in India considered to be resident. ठीक है, अगर आपका टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को हटाकर 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है,
ये कब बात हो रही है? जब आप एक इंडियन सिटीजन हो, पीआई हो, विजिट कर रहे हो इंडिया। नेक्स्ट, इफ योर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, if no, if not exceeding, if not exceeding, if not exceeding rupees 15 lakhs, if not exceeding rupees 15 lakhs, if not exceeding rupees 50 lakhs, condition 1 is applicable, that is 182 days or more stay to be a resident. Condition 1 is applicable, 182 days or more stay to be a resident. Is it clear? तो हमेशा वो लिमिट देख लेना, इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है वो आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एनीवेज वो रेसिडेंशियल स्टेटस ईयर एंड पे निकालेगा, तो उस साल उसको पता चल जाएगा कि उसका टोटल इनकम कितना आ रहा है। फॉरेन सोर्स को छोड़ के अगर 15 लाख से ज्यादा है तो 120, नहीं 15 लाख से कम है तो फिर 182। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन विजिटिंग इंडिया। यही एक अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2020 में जो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अच्छा फॉरेन सोर्स आपको पता चल गया, ये अपने डिटेल में डिस्कस फिर से करेंगे कि जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हो रहा है, अराइज हो रहा है, वो सारे के सारे फॉरेन सोर्स इनकम है। जैसे एग्जांपल, रेंट इनकम आपने कमाया इंडिया के बाहर, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। डिविडेंड इनकम आपको किसी फॉरेन कंपनी से मिली, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। आपने कोई एग्रीकल्चरल इनकम भी इंडिया के बाहर कमाया, वो भी फॉरेन सोर्स इनकम है। तो यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा? टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल इनकम मतलब समझ गए, मतलब अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो इसमें नहीं आएगा। मतलब अगर आप इंडिया में रह के भी कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमाए हो तो इसमें नहीं आएगा। आपका टोटल इनकम का बात किया, टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज को हटा के 15 लाख एक्सीड होना चाहिए। इसके ऊपर अपने आएंगे, नया नया सम्स आएगा इंस्टीट्यूट के ओर से, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, नेक्स्ट। तो चलिए अब अपने इलस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन हाँ इलस्ट्रेशन में आइए। मिस्टर जेड कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई एट 4 PM। ओ माई गॉड, चालू हो गया। आवरली डेटा गिवन इन द सम, सो यू हैव टू कैलकुलेट आवरली। ही लीव्स इंडिया ऑन 30 दिसंबर। सेम चीज है, देखिए यहाँ पे 3 बजे, ये सेम सम शायद मैंने आपको करवाया था, लेकिन यहाँ पर वो 4 बजे 1 जुलाई को छोड़ रहा है और 30 तारीख को 3 बजे आया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इंडिया में आया 4 बजे और इंडिया छोड़ा 30 दिसंबर। I mean, he came to India for the first time on 1st July at 4 PM and then he leaves India on 30th December at 3 PM. आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के बताना है। तो क्या आप नहीं बता सकते इसका रेसिडेंशियल स्टेटस? इतना इजी है। क्या आप नहीं बता सकते इसका रेसिडेंशियल स्टेटस? बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर Z 1 जुलाई को 4 बजे इंडिया आया तो 4 बजे से रात का 12 बजे तक वो इंडिया में था ना। 4 बजे से रात का 12 बजे तक वो इंडिया में था, तो कितना घंटे हुए? 8 घंटे हुए। मतलब वो 8 आवर्स इंडिया में था उस दिन। ठीक है, 1 जुलाई का बात कर रहे हैं। 30 दिसंबर को 3 बजे ही लीव्स इंडिया, 3 बजे दोपहर का। तो 30 दिसंबर का रात का 12 बजे से काउंटिंग स्टार्ट करो, तो पूरा 12 घंटा प्लस 3, 15 घंटा वो इंडिया में था। 15 घंटा वो इंडिया में था। तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 8 आवर्स प्लस 15 आवर्स विच इज 23 आवर्स। ओ, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको।
जरूर कुछ दिक्कत होने वाला है इसका। 23 घंटा है, ठीक है। नाउ आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो बस सिंपल है। 1 जुलाई को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 1 जुलाई में इसमें 4 बजे, 1 जुलाई को खाली 8 घंटा था, तो आपको 1 जुलाई नहीं लेना है, आपको 1 जुलाई नहीं लेना है कंसिडर। तो जुलाई में 31 डेज होते हैं अपने को पता है, उसमें से -1 करना पड़ेगा अपने को। कितना करना पड़ेगा? -1। तो कितना डेज हो गया? 30 डेज हो गया। जुलाई में कितना डेज हो गया? 30 डेज हो गया। फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में ध्यान दीजिए 30 दिसंबर को ये 15 घंटा रहा था, तो आपको कैलकुलेट तो 29 तक का ही करना होगा, बिल्कुल। तो +29, सो दिस विल गिव यू डेज, प्लस 15 + 8 अपने निकाल चुके 23 आवर्स। तो बताइए कितना आ रहा है? 30 + 31 + 30 + 31 + 30 + 29। तो आंसर इज 181 डेज 23 आवर्स। 1 घंटे के लिए बच गया वो, 1 घंटे के लिए बच गया। रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, क्योंकि 182 पूरा होना चाहिए। तो लिख सकते हो स्टे इन इंडिया फॉर 181 डेज 23 आवर्स, so he is not a resident. He is not a resident. He is a नॉन रेजिडेंट। ऐसा भी सोचिए, कंडीशन 2 लगाएंगे क्या? सर फर्स्ट टाइम आया है सर, तो फर्स्ट टाइम आया है तो करेंट ईयर में तो 60 से ज्यादा है, लेकिन पिछले 4 साल में तो फर्स्ट टाइम आया ना, तो पिछले 4 साल में वो इंडिया था ही नहीं, इंडिया में था ही नहीं, तो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स वाला कंडीशन नहीं हो पाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो कंडीशन 2 ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, condition 2 also not fulfilled because he came to India for first time in current year। इस साल वो फर्स्ट टाइम इंडिया आया है, इस साल वो फर्स्ट टाइम इंडिया है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया लीव करता है ऑन 22 सितंबर, वो इंडिया लीव करता है 22 सितंबर को, ठीक है। 20XX मतलब प्रीवियस ईयर में। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम मतलब वो इंडिया लीव किया फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब इंडिया में पहले वो हमेशा के लिए था। टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ अ जर्मन कंपनी। सर मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़ रहा है एंड एक जर्मन कंपनी ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कंडीशन 2 नहीं लग रहा है इस केस में, आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। मिस्टर राम हु इज एन इंडियन लेफ्ट इंडिया ऑन 22 सितंबर, तो 22 सितंबर अगर वो छोड़ा इंडिया, यानी वो हमको प्रीवियस ईयर निकालना है, हमको उस प्रीवियस ईयर के लिए स्टेटस निकालना है। तो प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा इस केस में? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 22 सितंबर तक उसका कितना नंबर ऑफ डेज है इंडिया में? 1 अप्रैल से 22 सितंबर तक वो इंडिया में कितना रहा बताइए, क्योंकि 22 सितंबर को हम मानेंगे वो इंडिया में था। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 22 दिसंबर, सो इन दैट केस आफ्टर 22 दिसंबर तो वो इंडिया में था ही नहीं, तो 22 दिसंबर तक कितना होगा 1 अप्रैल से? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इट इज कमिंग टू 175 डेज, इट इज कमिंग टू 175 डेज। तो कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हो रहा, कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए, मिस्टर राम
has stayed for 175 days in the previous year. So he has not fulfilled first condition. So he has not fulfilled first condition under section 6(1). Further, condition 2 is also not applicable as he is an Indian citizen leaving India for employment. Thus, he is a non-resident in India. Thus he is a non-resident in India. वो इस साल क्या है? इंडिया का नॉन रेसिडेंट है. ठीक है. 1 अप्रैल से काउंट करना था, ये इसमें आपको थोड़ा सोचना था. नेक्स्ट, बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से. मिस पाल, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो. सेम, सेकेंड कंडीशन नहीं लगेगा इस केस में. शी केम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर. वो वापस आई, लेकिन 11 अक्टूबर को फिर आई, लेकिन खाली 90 डेज के लिए, 190 डेज के लिए. सॉरी, स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है 190 है, 182 से ज्यादा है, चल 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 चल, रेसिडेंट है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए बताइए, मैं सोच रहा हूं. सोचिए, लाइव क्लास है. मिस पाल एक इंडियन सिटीजन है, जॉब छोड़ी, आई मीन लेफ्ट इंडिया फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो, एंड वो इंडिया वापस आई 11 अक्टूबर में फॉर ओनली 190 डेज. आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है. बताइए बताइए सर. 1 अप्रैल से वो इंडिया में नहीं थी. फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग को खाली रेसिडेंशियल स्टेटस वेन एवर वी कंप्यूट, हमको खाली इस डेट का ही चाहिए, या हमें खाली इस ईयर का ही चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं देखना है. शी केम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर. वो 11 अक्टूबर को इंडिया आई सर, लेकिन 190 डेज के लिए आई. ओ समझ गए? बोलो बोलो, ओ समझ गए? यानी सर कुछ नंबर ऑफ डेज तो सर अगले साल में भी जा रहे हैं, बट उसका हमें थोड़ी ना देखना है. हमें तो खाली कब तक का देखना है? 31 मार्च. सो अब चेक करेंगे कि 1 अक्टूबर, सॉरी आई एम सो सॉरी, फर्स्ट नहीं, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर से 31 मार्च कितना नंबर ऑफ डेज इंडिया में थी वो. if that exceeds 181, if it is 182 or more, then she is a resident, else she is not a resident. Very simple. And second condition तो इनके ऊपर लगेगा ही नहीं, इस पे तो क्लैरिटी है अपने को. तो आई होप आप समझ गए. यही डायग्राम इंपॉर्टेंट था. ये सब आपको एग्जाम में बना के नहीं आना है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो देखिए 190, अब देखो 11 अक्टूबर से हमें क्या निकालना है? 31 मार्च तक का निकालना है. 190 डेज आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमें नहीं परवाह है. 11 अक्टूबर से 31 मार्च देख लो कितना दिन आता है. तो अक्टूबर में 11 अक्टूबर वो
इंडिया आ गई थी, मतलब 11 अक्टूबर में वो इंडिया में थी, मतलब 30 डेज ऑफ अक्टूबर, सॉरी 31 डेज ऑफ अक्टूबर अगर मैं करूं तो उसमें से मेरे को -10 करना पड़ेगा, विच इज 21 डेज ऑफ अक्टूबर. तो शी वॉज इन अक्टूबर 21 डेज इंक्लूडिंग 11th शी वॉज इन अक्टूबर फॉर 21 डेज. इज इट क्लियर? फिर नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, लीप ईयर नहीं है, और मार्च 31. बताइए कितना नंबर ऑफ डेज है? तो 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 172 डेज. ओहो, अब समझे आप? यानी ये वाला जो पीरियड है ना 190, ये 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. यहां पे 172 है और अगले साल 18 दिन है. तो हमें अगले साल का क्यों चेक करना? हमें अगले साल का चेक नहीं करना, हमें खाली 31 मार्च तक का चेक करना है. तो 11 अक्टूबर से क्या हो गया? 31 मार्च 172. अकॉर्डिंगली ही इज नॉट अ रेसिडेंट. फिनिश्ड. लिखें, मिस पाल has stayed for 172 days in previous year from 11th October to 31st March. Further, condition 2 under section 6(1) is not applicable because she is an Indian citizen. Because she is an Indian citizen leaving India for employment. Thus, she is a non-resident. Thus, she is a non-resident as she stayed for less than 182. As she stayed for less than 182. वो कितना दिन रही? वो 182 से कम रही. Okay guys, so this was all about the illustration part, which I thought you will understand. So with this we complete condition number 2 वाला केस. ठीक है, तो कंडीशन 2 अपने खत्म कर लिए कि कंडीशन 2 कब अप्लाई नहीं होगा, कंडीशन 2 कब अप्लाई नहीं होगा, ये अपने खत्म कर लिए. उसमें हम लोग ने एक फॉरेन सोर्स्ड इनकम का अमेंडमेंट पढ़ा, फाइनेंस एक्ट 20 वाला, वो भी हम लोग समझ गए. ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी मैं नहीं होल्ड पे करा रहा हूँ, बिकॉज ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बोलता है. ठीक है, तो सेक्शन 6(1) हम लोग का सक्सेसफुली, उसका रेसिडेंशियल वाला पार्ट अपने सक्सेसफुली खत्म कर लिए. अब अपने को 6(6) एक बार करना है. मैं आपको एक बार 6(6) करा देता हूं, एडिशनल कंडीशंस करा देता हूं. एक बार आपको एडिशनल कंडीशंस करा देता हूं, एडिशनल कंडीशन करा देता हूं. तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 आपको एक बार करा देता हूं, एडिशनल कंडीशंस. तो ये एक बार देखते हैं एडिशनल कंडीशंस. तो ये जो बेसिक कंडीशन था वो तो अपने कर लिए. अब अपने एडिशनल कंडीशन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में. ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज में एक बार आइए. एडिशनल कंडीशंस या सेकेंडरी कंडीशंस, आप कुछ भी बोलो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. यहां पे प्लीज लिखो, वंस अ पर्सन इज
once a person is a resident, once a person is a resident, if he is an individual or HUF, section 6 subsection 6 needs to be checked. Section 6 subsection 6 needs to be checked. तो एक बार अगर कोई पर्सन रेसिडेंट हो गया ना, तो अगर वो इंडिविजुअल HUF है तो आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 चेक करना पड़ेगा. आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या वो ROR है कि क्या वो RNOR है, क्या वो ROR है कि क्या वो RNOR है. मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. यदि आप सम को वही छोड़ दिए, इफ यू लीव द सम यही पे कि वो रेसिडेंट है बस खत्म, या नॉन रेसिडेंट है खत्म, तो नॉन रेसिडेंट है तो खत्म, ठीक है, बट वो रेसिडेंट है खत्म वही छोड़ दिए, तो वहां पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा. रॉन्ग नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा. तो यू हैव टू कंप्लीट बाय ऑल्सो चेकिंग सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के एडिशनल कंडीशंस, दैट इज रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. अब ये गाइस कैसे चेक करते हैं, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं कि इनकम टैक्स लॉ, IT लॉ लिख सकते हो, हैज provided definition of RNOR. ध्यान से सुनना, IT लॉ में यह बोला है कि RNOR कब होगा, when you will be considered to be RNOR, मतलब आप कब रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माने जाओगे. लेकिन अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी में नहीं आ रहे तो ऑटोमेटिकली आप किस में आ गए, रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट में. तो गाइज आप समझ जाओगे ROR RNOR दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. अगर आप ROR नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन गए, RNOR बन गए. तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं इसी में से आपको वाइसी वर्सा करके मैं आपको बता दूंगा कि ROR कब होंगे. तो ऑटोमेटिकली जब ROR का कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप क्या बन जाएंगे, RNOR बन जाएंगे. So once you fulfill ROR, you are an ROR. If you do not fulfill ROR, you are an RNOR. But आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि IT लॉ में it does not matter एग्जामिनेशन में कि आप क्या लिख के आते हो, ROR भी लिख के आ सकते हो, RNOR के भी लिख के आ सकते हो. लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज IT लॉ में RNOR का डेफिनेशन प्रोवाइडेड है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन विच इज प्रोवाइडेड फॉर RNOR हम लोग ये इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं कि ROR कब माना जाएगा. ठीक है, तो चलिए एक बार चेक करते हैं कब कोई सेकेंडरी, कब आपके ऊपर ROR का एप्लीकेबल होगा कंडीशन. तो हम लोग ने पहले पढ़ा कि एक रेसिडेंट अगर मान लिया गया तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इंडिया का कब माना जाएगा, जब वो फुलफिल करेगा बोथ दी कंडीशंस. मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 6 में BC1 और BC2 में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा +2 बोथ दी एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करेगा तब जाके वो ROR है. लेकिन अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया, सर एक ही किया, तब वो अपने आप क्या हो गया, RNOR हो गया. या दोनों नहीं किया, अपने आप क्या हो गया, RNOR हो गया. तो यही तो RNOR का डेफिनेशन है, यही तो RNOR का डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे. क्लियर है. तो एक बार ROR चेक कर लेते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, RNOR हो जाएगा अगर वो ROR का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है. तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल. फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स दैट करंट प्रीवियस ईयर में अगर आप रेसिडेंट हो, कब होंगे रेसिडेंट करंट प्रीवियस ईयर में, ये बताइए. ये चेक करेंगे उसके लिए BC1 या BC2. ये तो आप समझ गए. करेंट प्रीवियस ईयर में आपको ये चेक करना है कि आप रेसिडेंट हो कि नहीं है, तो उसके लिए BC1 BC2 बस, और कोई तरीका नहीं है. फिर आप कंडीशन 2 नॉट एप्लीकेबल ये सब में जाओगे बाद में. करेंट प्रीवियस ईयर में इफ यू आर अ रेसिडेंट देन यू नीड टू चेक प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. आपको क्या चेक करना, ओहो पिछला 10 साल देखना पड़ेगा. पिछले 10 साल में एनी टू पिछले 10 साल में अगर आप कोई भी 2 साल रेसिडेंट थे, पिछले 10 साल में आप कोई भी 2 साल रेसिडेंट थे, एनी 2 years इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स, वो कोई कंजिक्यूटिवली नहीं होना चाहिए. वो 2 साल ईयर 3 ईयर 9 ईयर 4 ईयर 8 ऐसे भी हो सकता है. कोई भी 2 साल अगर आप इंडिया के रेसिडेंट थे
प्रीसीडिंग द रेलिवेंट, मतलब समझ गए गाइस, अगर आपके लिए एग्जामिनेशन में 2020-21 एप्लीकेबल है तो आपके लिए 1920, आपके लिए जो 1920 है ना, दैट विल बी द 10th ईयर। आपके लिए 1920 क्या होगा? 10th ईयर। या फिर आपके लिए एग्जाम में 21-22 एप्लीकेबल है तो आपके लिए 2021 क्या हो जाएगा? 10th ईयर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से चलोगे। तो इन दिस केस आप रेसिडेंट माने जाओगे अगर पुराने 2 साल में आप रेसिडेंट है, मतलब पुराना 10 साल में भी मुझे BC1 BC2 हर साल देखना पड़ेगा। कोई भी 2 साल में अगर BC1 BC2 में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मैंने पहला कंडीशन मीट कर लिया, आई एम अ रेसिडेंट, मेरे को क्या बनना पड़ेगा? रेसिडेंट बनना पड़ेगा। पिछले 10 साल में मुझे कोई भी 2 साल रेसिडेंट बनना पड़ेगा, तब जाके मेरी पहला कंडीशन फुलफिल होगी सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में, टू बिकम अ रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब ये पिछला 10 साल आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज। कम से कम वो, ये कैसे है पता है? 365 इंटू 2, 365 इंटू 2 मतलब 730। कम से कम 2 साल जितना दिन वो रहा है पिछले 7 इयर्स में। अगेन जो पिछला 10 साल आप चेक कर रहे थे रेसिडेंट के लिए, या आपको वही पिछला 7 साल चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज के लिए भी। मतलब आपको पिछले 7 इयर्स में 730 रहना पड़ेगा, पिछले 10 इयर्स में कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे, देन यू बिकम अ करोड़पति एंड यू विल बिकम अ ROR। करोड़पति मतलब आपको आगे समझाया जाएगा कि ये बेचारा ROR बन जाएगा इंडिया का फेथफुल पर्सन, एंड ये इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाएगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, राइट। सो इफ हिज 10 इयर्स में कोई भी 2 साल रेसिडेंट, पिछले 7 साल में 730 दिन टोटल में चेक करना है, टोटल में, ठीक है। तो जनरली मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं एक बार कंडीशन 2 पहले देख लो। अगर कंडीशन 2 वो नॉकआउट हो गया, एक होता है ना नॉकआउट मैच, कंडीशन 2 में वो बाहर हो गया, पिछले 7 साल में 700 दिन रहा, तो बात खत्म, आपको ये सब चेक भी नहीं करना है। अगर आप स्मार्ट मेथड सोचोगे, प्रीवियस 7 साल में 700 डेज दिख रहा है, अगर पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट हो भी गया तो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। इफ ही डज नॉट फुलफिल बोथ द कंडीशन, ही इज नॉट ए ROR। इज इट क्लियर? यानी अब आपको समझ में आ रहा है RNOR मतलब कोई भी एक का ऑपोजिट सोचो। मैं बताऊंगा आपको, नीचे वो भी मैंने लिखा है, ठीक है। आप बस इतना समझ गए, पिछले 7 साल 730 डेज और मोर, कम से कम 730, और पिछले 10 साल कोई भी 2 साल रेसिडेंट। इन अदर वर्ड्स, अ रेसिडेंट इज नॉट ओनली रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही डज नॉट फुलफिल एनी और बोथ ऑफ द अबव कंडीशंस, देन ही विल बी अ RNOR। इज इट क्लियर? तो क्या आप देखना चाहोगे कि सर वो कौन है RNOR के लिस्ट में? आप सबका उल्टा सोचिए, सबका उल्टा सोचिए कि अगर पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल उसे रेसिडेंट होना है, कोई भी 2 मतलब 2 से कम होते ही गया, तो 2 से कम रेसिडेंट कब होगा? जब वो पिछले 9 साल में नॉन रेसिडेंट होगा, एटलीस्ट 9 साल। हम नहीं समझे, पिछला 10 साल, कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा, मतलब 8 साल नॉन रेसिडेंट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है वो, राइट। 2 साल रेसिडेंट है, 8 साल नॉन रेसिडेंट है, तो ही स्टिल एकदम मिनिमम सोचिए, मिनिमम 2 इयर्स रेसिडेंट एंड मैक्सिमम 8 इयर्स नॉन रेसिडेंट। तो मिनिमम 2 इयर्स रेसिडेंट, मैक्सिमम 8 इयर्स नॉन रेसिडेंट। अगर वो 8 से 1 साल ज्यादा हो गया, मतलब सर 9 साल रेसिडेंट हो गया, मतलब वो रेसिडेंट, मतलब 9 साल नॉन रेसिडेंट हो गया, मतलब वो 1 साल क्या है? रेसिडेंट है, मतलब वो 1 साल क्या है? रेसिडेंट है। तो इन दैट केस गाइज, अ रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही फुलफिल्स आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यही है मेरा सेक्शन 66, बता देता हूं, यही है मेरा सेक्शन 66 एक्चुअल में जो लॉ में लिखा है। वो तो मैंने आपके लिए इजी करने के लिए मैंने आपको ये समझाया है, बट सेक्शन 66 में एक्चुअली में यही लिखा है कि इफ आई एम अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। अब आपको कौन बोलेगा यार हर साल में चेक कर कितना नॉन रेसिडेंट है कि नहीं? बेटर है ये चेक करना कि 2 साल में देख लो अगर रेसिडेंट है क्या, तब वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। अरे मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
हाँ सर, इसी के कारण मैं ROR बता देता हूं पहले, उसके बाद मैं कॉन्ट्ररी RNOR भी बता देता हूं। तो नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स, मतलब कम से कम पिछले 10 साल में वो 9 साल क्या था, नॉन रेसिडेंट था। तब जाके वो इस साल क्या होगा, करंट प्रीवियस ईयर में वो बनेगा RNOR, करंट प्रीवियस ईयर में वो बनेगा RNOR। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट कंडीशन आता है, पिछले 7 साल में, सेम प्रोविजन, पिछले 7 साल में मुझे बताइए ROR कब बनेंगे आप, जब पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन और मोर, प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में एटलीस्ट 730 और मोर, मतलब 730 से कम होते ही, 730 से कम होते आप गए, आप तो ROR नहीं बनेंगे। तो बस 730 से कम मतलब 730 minus 1 is 729. So if I am staying in India for 729 days or less in the 7 preceding previous years, if I am staying in India for 729 days or less, 729 दिन या उससे कम मैं पिछले 7 साल में मिलाकर रहा हूं, तो मैं क्या बन गया, RNOR। तो सर मैं अगर ये सब में क्या लिखा है, और लिखा है, क्या लिखा है, और अगर मैं पिछले 7 साल में 729 से कम रहा हूं ना, मुझे कुछ करना है क्या सर, ये तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ ROR में, तो ऑटोमेटिकली किस में आ गया, RNOR में। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, मैंने आपको जो समझाया है वो आप समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलिए एक बार इसी के बेसिस पे हम लोग ये चेक करते हैं कि सर ऊपर में आपने जितना भी सम्स कराया है इलस्ट्रेशंस में, उसका हमें बताइए, कंप्लीट कर दीजिए। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल मतलब सेकेंड एडिशनल कंडीशन चेक करवा दीजिए। अगर रेसिडेंट है तो चेक करेंगे, नॉन रेसिडेंट है तो कुछ देखना ही नहीं है। जेड इंडिया में आया था, ये यहाँ पे क्या था, वो रेसिडेंट था। देखिए ध्यान से, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था सर। ओ समझ गए, इंडिया में फर्स्ट टाइम आया, मतलब देखिए सेकेंडरी कंडीशंस हमेशा पिछला 7 साल, पिछला 10 साल पे जाता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस ईयर विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन योर स्टेटस एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे ऑफ योर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। Residential status of this year will also be dependent upon your stay and your status of the preceding years. So in this case, अगर इंडिया में वो फर्स्ट टाइम आया ना, तो बात खत्म हो गया ना यार, वो तो नॉन रेसिडेंट, हर साल नॉन रेसिडेंट था, वो 730 रहा ही नहीं है, तो he's a resident, not only resident. As per, या कंटिन्यू करेंगे, as per section 66, since he came to India for the first time, he came to India for the first time on 1st July of the previous year. He will be said to be resident, not ordinarily resident. ये आपका फाइनल आंसर है। He will be said to be a resident, not ordinarily resident. ठीक है, स्टीव वॉ के बारे में बताइए। अगर कोई चालाक स्टूडेंट होगा ना, वो ये आंसर 1 सेकेंड में सोच लिया होगा। मैंने आपको बोला था एडिशनल कंडीशन 2 थे, उस 2 में से ये सोच के बताइए। स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर 100 दिन एवरी ईयर आता था सर, मतलब पिछले 7 साल में 700 दिन आया होगा। ही इज नॉट ए ROR, क्योंकि 730 और मोर होना चाहिए, बट ये तो वो कंडीशन मीट ही नहीं कर रहा है। अब मेरे को क्यों जाना है पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट, मेरे को क्यों जाना है, मेरे को नहीं जाना है। जब तक वो बोथ कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देता, वो तो ROR है ही नहीं। समझ गए आप? तो यहां पे आप समझ गए होंगे 7 into 100, that is 700 days. He is not a ROR. क्या लिखेंगे? As per section 66, his period of stay in India in 7 preceding previous years
is 700 days. That is less than 730. So he is a resident, not ordinarily resident. Finished. इसी तरीके से आपको आंसर देना. So he is a resident, not ordinarily resident. यहां पे नॉन रेसिडेंट है, हमें कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है. या थर्ड क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट है, हमें कुछ आगे बढ़ना ही नहीं, हमें आगे कुछ बात भी नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट आइए. ओह सॉरी, इलस्ट्रेशन 4. वो रेसिडेंट नहीं है तो हमें बात नहीं करना. इलस्ट्रेशन 4 में भी, इलस्ट्रेशन 5 में भी वो नॉन रेसिडेंट है, हमें बात नहीं करना. इलस्ट्रेशन 6 में भी वो नॉन रेसिडेंट है, हमें बात नहीं करना. देखिए नॉन रेसिडेंट है तो कुछ सोचना नहीं है. इलस्ट्रेशन 7 में भी वो नॉन रेसिडेंट है तो हमें बात नहीं करना. नीचे आइए. अच्छा डन. बात बाकी तो अपने कर ही लिए. ठीक है. सो गाइज RNOR का लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4. ये दो नया चीज ऐड हुआ इन फाइनेंस एक्ट 2020. फाइनेंस एक्ट 2020 ने ये दोनों अमेंडमेंट्स किए, दोनों एडिशंस किए, एडिशनल कंडीशंस में एडिशंस किए. सर क्यों किए एडिशनल कंडीशंस में एडिशन? मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, प्लीज आई बेग यू, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा. एडिशनल कंडीशंस में पहले खाली दो ही कंडीशन होता था कि पिछले 10 साल में एनी 2 years रेसिडेंट, पिछले 7 years में 730 days और मोर, तब जाके आप दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे, देन यू विल बिकम अ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. लेकिन इसमें क्या हुआ पॉइंट नंबर 3 में, ध्यान से सुनिए. क्योंकि I will take you back in this diagram which I had made. ये डायग्राम में आइए. ये याद है कुछ कि अगर मेरी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज इनकम 15 लाख एक्सीड किया और मैं अगर रेसिडेंट हो गया, कब? जब मेरी 120 डेज और मोर से ज्यादा है उस साल, तो मैं रेसिडेंट हो गया. तो उसके बाद कुछ लिखना नहीं आपको. चेक वेदर ROR और RNOR. उसके बाद आपको चेक करना है कि आप ROR होंगे कि RNOR होंगे, ऑब्वियसली. उसके बाद को आपको चेक करना है कि आप ROR होंगे कि आप RNOR होंगे. यू हैव टू चेक आफ्टरवर्ड्स वेदर यू विल बी ROR और RNOR, बिकॉज एक बार आप 120 डेज और मोर के ऊपर चले गए तो आप रेसिडेंट हो गए. तो इन दैट केस आप ROR होंगे कि RNOR होंगे. इस पर्टिकुलर बात पे सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 हैज बीन अमेंडेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. जहां पे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 अपने को यह बोलता है, जहां पे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 अपने को यह बोलता है कि अगर कोई, आप देखो आप समझ जाओगे, अगर कोई इंडिया का सिटीजन या इंडियन पर्सन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया के बाहर था, अब विजिट करने के लिए आया है, जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़ के 15 लाख एक्सीड किया है और जो 120 डेज और मोर रह चुका है इंडिया में इस साल, लेकिन लेस देन 182 डेज रहा है, लेकिन लेस देन 182 डेज रहा है, तो सर वो हमने आप क्या मान लिया जाएगा? RNOR. ओहो, समझ में आया दोस्त, समझ में आया. यानी सरकार ने जो इस बार अमेंडमेंट किया उसी से रिलेटेड कोई दूसरा जगह भी चेंज कर दिया. सरकार ने इस बार बोला कि देखिए भाई, हर बार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं करते, हर बार यही होता था आज तक कि
अगर आप सेकंड कंडीशन मतलब कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल कब नहीं होगा, अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन इंडियन विजिटिंग इंडिया कर रहे हो, आपके ऊपर कंडीशन 2 लगेगा नहीं, कंडीशन 1 लगेगा खाली 182 वाला। लेकिन इस साल से क्या कर दिया कि मॉडिफाइड कंडीशन 1, मतलब अभी चेंज क्या कर दिया कि नहीं, अगर आप 15 लाख से ज्यादा टोटल इनकम इंडिया, मतलब 15 लाख से ज्यादा अगर आपका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, तब मैं आपके ऊपर 182 वाला क्राइटेरिया को रिड्यूस करके मैं 120 डेज वाला क्राइटेरिया को अप्लाई करूंगा। मतलब आपके ऊपर 121, 122, 123 डेज रहते ही आप इंडिया के बन गए क्या, रेसिडेंट। लेकिन क्या उस समय क्या आपको यह चेक करना पड़ेगा, क्या आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आप पिछले 7 साल, पिछले 10 साल, सरकार ने बोला भाई साहब अगर तुम इस वाले केस में फॉल कर गए कि तुम 120 और मोर लेकिन 182 से कम, ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर मेरा बात ध्यान से सुनेगा, मेरा बात ध्यान से सुनेगा, 182 में मैं कब जाऊंगा, मैं 182 में कब जाऊंगा? देखिए अगर 15 लाख एक्सीड किया, अगर मैंने 15 लाख एक्सीड किया, मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक छोटी सी बात कही है, वो ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं बना रहा हूं, आप कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है? पहले आप जस्ट देखिए मैं क्या बना रहा हूं। ये है इसका मीनिंग, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। आई एम जस्ट कमिंग अगेन टू दैट सेम कॉन्सेप्ट। इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विजिट किया इंडिया, अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड किया 15 लैक्स, तो मॉडिफाइड कंडीशन 1 एप्लीकेबल हुआ, 120 डेज और मोर इंडिया में रहा तो रेसिडेंट मान लिया गया। अब 120 और मोर बोला है, 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है। अगर वो हो गया 15 लाख से ज्यादा, वो इंडिया का रेसिडेंट है। लेकिन अगर वो एक्सीड नहीं किया 15 लैक्स, अगर वो एक्सीड नहीं किया 15 लैक्स, अगर वो एक्सीड नहीं किया 15 लैक्स, तब जैसा था प्रोविजन वैसा ही है, 182 डेज और मोर रहेगा, तभी जाके उसका इनकम इंडिया में, तभी जाके वो रेसिडेंट माना जाएगा। मतलब कंडीशन नंबर 2 तभी आप अकॉर्डिंगली करेंगे। So if not exceeding, then condition 1 is applicable, then 182 days or more to stay in order to be a resident. लेकिन अगर 15 लाख से ज़्यादा हो गया तब सरकार बोली नहीं, 120 तक आपको रिडक्शन कर देंगे हम, 120 होते ही आप इंडिया के रेसिडेंट हो जाओगे। लेकिन 120 होते आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए तो भैया उसके बाद क्या, ROR की RNOR? तो सरकार ने यहाँ पे दो चीज बताया कि अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे 120 से ज्यादा है लेकिन 182 से कम है उस साल, मतलब एक हो सकता है ना कि हमारा पीरियड ऑफ स्टे इस रेंज में 120 और 182 के बीच में, तब फिर मैं हमेशा RNOR में ही आऊंगा। आई विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी अ RNOR, ऑलवेज बी। लेकिन अगर मेरा पीरियड ऑफ स्टे 182 एक्सीड करता है, तो सर अगर 182 एक्सीड करता है तो एक्सप्रेसिटली आपके बारे में कुछ बोला नहीं है, यानी आप ऑटोमेटिकली किस में जाएंगे, बोथ कंडीशंस में जाएंगे। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या बताइए, 2 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट होना पड़ेगा एंड 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर्स आपको स्टे करना पड़ेगा।
अगर आप ये कर लेते हो तो आप ROR माने जाओगे, एल्स RNOR। समझ गए मेरा बात? तो बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। मैं एक बार फिर आपको प्रोविजन दिखा देता हूं। बात बड़ी सिंपल है कि जो अमेंडमेंट आया था, इंसर्ट हुआ था, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में RNOR के लिए प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर वो 120 और मोर है बट लेस देन 182 है, इट इज न्यूली इंसर्टेड, देन इट विल बी RNOR, देन इट विल बी RNOR। यहां लिख सकते हो इफ मोर देन 182, if more than or equal to 182, apply above conditions। तब आपको अप्लाई करना है अबव कंडीशंस। बाद बाकी केस में इन्होंने बोला अबव कंडीशंस करने की भी दरकार नहीं है, 120 और मोर लेस देन 182 हुआ, आप हमेशा RNOR ही माने जाओगे अगर आप इंडिया के सिटीजन हो। इस इंडिया बहुत 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 जरूर, बहुत अच्छा प्रोविजन है ये, ठीक है। ये हमने को पता ही है कि ROR एंड RNOR इंडिविजुअल HUF के केस में ही एप्लीकेबल होता है। ये हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल को तो समझेंगे, HUF का क्या होता है वो अपने आगे बात करेंगे। सो आज का क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर आई क्लोज टुडेज क्लास, आज का क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर आई क्लोज टुडेज क्लास, डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। आज का क्लास का लास्ट टॉपिक बिफोर आई क्लोज टुडेज क्लास, डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। क्या होता है ये डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया? सर एक बिल्कुल ही नया प्रोविजन है, इसमें कोई लिंक नहीं है इसलिए मैंने इसको अलग करके रखा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, स्पेशली दोज हु आर इंडियन सिटीजन्स, they stay abroad, they come to India, they travel across different countries, and at the end of the day they are very high net worth individuals, and tax people and the tax authorities have come to know that these people who have high net worth individuals, who are high net worth capacity, they generally are not liable to pay tax, the entire tax in any one country. Why? Because residential status plays a very important role in determining the tax liability in any one country. Now what they do, they plan their activities in such a manner that they escape the रेसिडेंशियल स्टेटस इन एनी वन कंट्री। मतलब कुछ ऐसा ये लोग करते हैं कि इंडिया का भी रूल्स के हिसाब से दे आर नॉट अ रेसिडेंट, यूएस के भी रूल्स के हिसाब से दे आर नॉट अ रेसिडेंट, एंड वो कोई भी कंट्री के लिए टैक्स के लिए लायबल नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। दे मैनेज देयर टैक्स एक्टिविटीज इन सच अ मैनर, दे मैनेज देयर प्लानिंग इन सच अ मैनर दैट दे आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री इन एनी वन पर्टिकुलर ईयर। हो सकता है सर अगर आप बहुत प्लानिंग से चलोगे कि आपके ऊपर कंडीशन 1 कंडीशन 2, जैसे इंडिया में, वैसे तो अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज में देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, तो हो सकता है कि यू आर एक्चुअली नॉट एंडिंग अप पेइंग एनी टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई साहब अगर तुम एक इंडिया के सिटीजन हो, तुम इंडिया के इंडिविजुअल हो, सिटीजन हो इंडिया के, और तुम ऑल ओवर पूरा सब जगह तुम इनकम कमा रहे हो बट टैक्स तुम कहीं पे भी नहीं पे कर रहे, तो इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसे इनकम टैक्स एक्ट ने प्रोविजन डाला कि स्टेटलेस पर्सन, स्टेटलेस मतलब कोई भी स्टेट का रेसिडेंट नहीं है, उनको भी डीम्ड रेसिडेंशियल स्टेटस ग्रांट किया गया कि दे विल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशंस है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, यू हैव टू लर्न दिस सेक्शन। तो 6(1) हम अभी तक आपको पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आपको खाली 2 ही सबसेक्शन पढ़ा है, 6(1) पढ़ा है और 6(6) पढ़ा है। ये जो बेसिक कंडीशंस ये सब जो भी हम लोग किए ना गाइस, ये सब 6(1) और 6(6) में ही था। ये कंडीशन 2 नॉट एप्लीकेबल ये सब उसी में है, बाद बाकी 6(2), 6(3), 6(4), 6(5) ये सब हम लोग पढ़ेंगे। 6(1) और 6(6) आपको पढ़ा है, और 6(1)A सब सेक्शन 1 एक नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 20 के थ्रू, जहां पे ये बोला गया है कि अगर एक इंडियन सिटीजन, देखिए इंडियन सिटीजन पे इस बार बहुत ज्यादा दामाडोल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत नहीं करना। इंडियन सिटीजन होती थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचना, इंडियन सिटीजन है, बहुत सारे प्रोविजंस इसके लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं फाइनेंस एक्ट 20 के। तो इंडिविजुअल अगर एक इंडिया का सिटीजन है, सेम कॉन्सेप्ट, अगर उनका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख, अब ये फॉरेन सोर्सेज में वही सेम चीज बताइए,
नॉट इंक्लूडिंग बिजनेस इनकम, लिखते रहिएगा, कंट्रोल्ड इन इंडिया, इसमें वो इनकम नहीं आएगा। फॉरेन सोर्स में ये इनकम नहीं आएगा जो बिजनेस इनकम आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो। बिजनेस इनकम जो आप इंडिया के बाहर कमाए थे और आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो बिजनेस को, तो वो इनकम फॉरेन सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा सर। तो वो आपकी टोटल इनकम में रहेगी। फॉरेन सोर्स को छोड़ के जो भी इनकम है आपका, अगर वो 15 लाख ड्यूरिंग दिस ईयर क्रॉस किया है तब जाके, इसलिए तो बोला ना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, क्या बोला, हाई एचएनआईस। अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख एक्सीड कर रही है, तो आप इंडिया के रेसिडेंट मान लिए जाओगे। कुछ सोचना नहीं है, यू विल बी डीम्ड टू बी ए रेसिडेंट। अरे ऐसा कब, ऐसा क्यों सर, मेरा अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है तो मेरे को डीम टू बी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। यस, लेकिन कब, if he is not liable to tax. Oh, he is not liable to tax in any other country. वो कोई भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा या टेरिटरी में, बाई रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस, बिकॉज ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा। ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, ही इज नॉन रेसिडेंट इन एनी ऑफ द कंट्री। वो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं हो रहा है, बट है तो इंडिया का सिटीजन। तो इंडिया बोलेगा जस्ट बिकॉज तुम मेरा कंट्री का सिटीजन है और एक एचएनआई है, एचएनआई मतलब तेरा फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के मेजर इनकम जो इंडिया का है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो चल चल आजा इंडिया में, तुमको हम रेसिडेंट मान लेंगे अगर तुम कहीं पे भी लायबल नहीं है। इफ यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, इन एनी अदर टेरिटरी, बिकॉज ऑफ योर रेसिडेंस, बिकॉज ऑफ योर डोमिसाइल और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। ऐसा कोई भी सिमिलर नेचर का कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आप कोई भी जगह टैक्स नहीं दे रहे, तो आप इंडिया में अपने आप टैक्स देने के लिए लायबल हो जाओगे। तो स्टेटलेस पर्संस को स्टेटस ग्रांट किया गया है अंडर फाइनेंस एक्ट 2020 विच इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड मजे की बात पता क्या है, मजे की बात यह है कि ये जो सेक्शन है ना, ये ओवरराइड करता है सेक्शन 6(1) को। सर ओवरराइड मतलब क्या, सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी समझ गए, मतलब अगर 6(1) और 6(1) कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, दीजिए सर। एक इंडिविजुअल है, 6(1) का अगर प्रोविजन फॉलो करे, या इंडिया का सिटीजन है और 6(1) का प्रोविजन फॉलो करे, तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है वो 6(1) के हिसाब से। लेकिन 6(1)(a) के हिसाब से वो इंडिया का सिटीजन होते हुए भी ही इज अ स्टेटलेस पर्सन नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, वो रेसिडेंट बन जाएगा। तब आप बोलेगे अरे 6(1) में तो वो रेसिडेंट नहीं है, 6(1)(a) में वो रेसिडेंट है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यह एक्ट में लिख दिया गया है कि 6(1)(a) इज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 6(1), मतलब 6(1)(a) ओवरराइड 6(1). ठीक है, तो लिखिए यहां पे, मतलब 6(1)(a) सुप्रीम है अगर वो स्टेटलेस वाला, मतलब ये प्रोविजन और बड़ा है 6(1) से। If an Indian citizen is R under section 6(1), sorry, is NR under section 6(1) and R अंडर सेक्शन 6(1)(a), अंडर सेक्शन 6(1)(a) मतलब समझ गए, एक इंडियन सिटीजन है जो नॉन रेसिडेंट है 6(1) में बट रेसिडेंट है 6(1)(a) में, ही इज अ रेसिडेंट। फाइनल आंसर क्या होगा, वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। सो 6(1)(a) ओवरराइड 6(1). इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या है सर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मींस इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसमें से कौन सा इनकम जो है फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा, विल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम।
इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अगर ये कोई इनकम बिजनेस से डिराइव किया है जो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या वो प्रोफेशन से डिराइव किया है जो सेटअप हुआ है इंडिया में, तो वो वाला जो इनकम है वो आप टोटल इनकम में इंक्लूड कर दोगे, वो फॉरेन सोर्स इनकम नहीं माना जाएगा। अगर टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड किया तो वो स्टेटलेस पर्सन माना गया, लाइबल टू टैक्स नहीं है अदर कंट्री में, डोमिसाइल ऑफ हिज रेसिडेंस, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, 6(1)(a) में रेसिडेंट। अब मजे की बात यह है कि जिसको आप 6(1)(a) में रेसिडेंट माने, जिसको आप 6(1)(a) में रेसिडेंट माने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, जिसको आप 6(1)(a) में रेसिडेंट माने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, जिसको आप 6(1)(a) में रेसिडेंट माने उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट होगा, लेकिन आगे क्या भाई, इंडिविजुअल है वो, इंडिया का सिटीजन है, आरओआर की आरएनओआर, तो इसके लिए भी तो 6(6) में बोलना पड़ेगा ना, कि 6(6) ही एडिशनल कंडीशन बोलता है। तो 6(6) पता क्या बोला, अगर आप 6(1)(a) में रेसिडेंट हो गए तो भाई साहब आंख बंद करके आप क्या हो, आरएनओआर हो, आप क्या हो, आरएनओआर हो। अगर आप 6(1)(a) में रेसिडेंट हो गए तो हम आपको कभी भी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के क्राइटेरिया में नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए और भी लाइबिलिटी बढ़ जाती है इनकम टैक्स की, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए लाइबिलिटी कम होती है, तो हम उसके लिए कौन सी इनकम मानेंगे, आरएनओआर मानेंगे। वी विल कंसिडर हिम टू बी आरएनओआर, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सर क्या उसके लिए हमें वो बहुत कंडीशन चेक नहीं करना, नहीं करना, आपको कोई भी वो दोनों कंडीशन चेक नहीं करना। यही हमारा लास्ट टॉपिक है और यही चीज मेरे को आपको बताना था, that Indian citizen who is deemed to be a resident in India under section 6(1)(a), मतलब याद है, stateless person not liable to tax in any country because of his domicile, because of his domicile is a resident। अब रेसिडेंट भी है तो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जो डीम टू बी रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन जो डीम टू बी रेसिडेंट है, उसको भी हम लोग किस में मान लिए, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में मान लिए। तो गाइज रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट खत्म हुआ, 4 लोग रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनो, पहला, अगर मैं इंडिया का नॉन रेसिडेंट था पिछले 10 साल में, कोई भी 9 साल अगर मैं नॉन रेसिडेंट था, अगर मैं रेसिडेंट था इस साल बट पिछले 10 साल में 9 साल में अगर नॉन रेसिडेंट था तो मैं आरएनओआर हूं इस साल, मैं आरएनओआर हूं इस साल अगर पिछले 10 साल में मैं 9 साल नॉन रेसिडेंट था। सेकंड, कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल हो गए तो आप आरएनओआर बन जाएंगे। सेकंड, अगर पिछले 7 साल में मैं इंडिया में 729 और कम दिन था तो मैं इंडिया का क्या बन गया इस साल, आरएनओआर। ऑब्वियसली पिछले साल आपको चेक करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2020, अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं और अगर मैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन हूं और मैं इंडिया विजिट करने के लिए आया और मेरी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज इनकम अगर 15 लाख एक्सीड हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इन दिस केस अगर मैं इस साल इंडिया में 120 डेज और मोर था, तभी तो आप रेसिडेंट होंगे ना यार। 120 के नीचे तो आप रेसिडेंट ही नहीं होंगे, और रेसिडेंट नहीं होंगे तो आप इसमें आओगे नहीं। अरे क्लियर है ना एकदम? तो 120 से ज्यादा था लेकिन 182 से कम था, लेकिन 182 से कम था, तब जाके मेरे ऊपर कौन सा कंडीशन मेरे ऊपर लगेगा, आरएनओआर, तब मैं क्या हुआ, आरएनओआर। लेकिन अगर मेरा इस साल 182 से ज्यादा हो गया ना, तब आपके लिए थर्ड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। 182 से ज्यादा अब इस साल हो, आप रेसिडेंट बन गए, तो आपको प्रीवियस 2 साल या आपको ये वो चेक करना पड़ेगा, वो पिछला 7 साल और पिछले 10 साल वाला स्टेटस चेक करना पड़ेगा। पिछले 10 साल रेसिडेंशियल स्टेटस और पिछले 7 साल नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। एंड लास्ट में, अगर आप डीम टू बी रेसिडेंट हो अंडर 6(1)(a विच ओवरराइड सेक्शन 6(1), तो आप ऑटोमेटिकली आओगे तो हमेशा आरएनओआर के स्टेटस में आओगे, आप कभी भी दूसरे स्टेटस में नहीं जाओगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। हम खाली एक पढ़े हैं अभी, बट एक ये जो यही सबसे मेन था, बात बाकी तो बहुत सिंपल है। मतलब मैक्सिमम हाफ एन आवर विल टेक, विच विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा इसमें, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? तो आपको होमवर्क करना है,
इलस्ट्रेशन 8 ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना, इट विल बी ईजी फॉर यू। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी का जो पोर्शंस है HUF का, कंपनी का, अदर पर्सन्स का रेसिडेंशियल स्टेटस मैं आपको अगले क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा, और उसके साथ हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट गाइज फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, प्रेशियस टाइम। आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास। रेसिडेंशियल स्टेटस का फर्स्ट क्लास यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।